जीवन कैसे जिया जाए इसका ज्ञान भी विद्यार्थियों को दिया जाना बहुत आवश्यक है। और ज्ञान का सम्यक उपयोग यहीं पर हो पाएगा, जिसको मैं अभी तक कह रहा था कि वो ज्ञान का उपयोग चिंतन करने के लिए करेंगे, वो उस ज्ञान का उपयोग अच्छी तरीके से जीने के लिए भी करेंगे। इसी संदर्भ में महिलाओं की बात हम करें तो न्यूरो साइंसेस में जो इन्फॉर्मेशंस आई हैं उसके हिसाब से जो लर्निंग की स्टाइल्स आई हैं, सीखने के जो तरीके आए हैं, उसमें दो बातें एक ही साथ आई हैं। एक सेंसरी प्रेफरेंसेस पर काम हुए हैं और दूसरा हेमिस्फेरिक प्रेफरेंसेस पर काम हुए हैं। हमको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि विद्यार्थी जो हमारे सामने हैं विशेष रूप से उच्च शिक्षा में, उनकी प्रेफरेंसेस अलग अलग हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हर वास्तव में तथ्य यह है कि प्रत्येक विद्यार्थी अपने में एक अलग इकाई है। सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से हम एक राष्ट्र के नागरिक होने के नाते एक जैसे हैं। इक्वालिटी का कंसेप्ट है। अब इक्वालिटी का कंसेप्ट एक ही साथ दो बातें करता है। जब मैं पूछता हूं कि समानता के प्रत्यय से हम क्या समझते हैं, तो विद्यार्थी उत्तर देते हैं कि सबको एक जैसा समान बर्ताव। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बात अधूरी है। इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली, ये आधा उत्तर है। एंड अनइक्वल्स शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली, ये उत्तर तब जाके पूरा होता है। अब ये जो अनइक्वल्स हैं, जो नेशनल नॉलेज कमीशन ने रिकमेंडेशन दी है कि हायर एजुकेशन में एक्सेलेंस, एक्सपेंशन और इंक्लूजन, ये तीन बातें होनी चाहिए। इसको हम पहले से कह रहे थे, हालांकि हम कहते थे कि इट इज़ एन इल्यूसिव ट्रायंगल, क्वालिटी, क्वांटिटी और इक्विटी। इन तीनों के साथ एक अजीब सी विडंबना है कि किसी एक दो को यदि हम बढ़ाते हैं तो तीसरा गायब होने लगता है। अगर हम क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो इक्विटी गायब होती है, क्वालिटी और इक्विटी बढ़ाएंगे तो क्वांटिटी कम हो जाती है। तो इस इल्यूसिव ट्रायंगल को पाने के लिए और इसके आधार पर शिक्षा की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमको कई प्रकार के परिवर्तन करने होंगे। एक तो हमको जो सबसे पहला है वह है पाठ्यक्रम का निर्माण करने वाली जो हमारी संस्थाएं हैं, विश्वविद्यालयों की, उच्च शिक्षा संस्थाओं की, उनको ये ध्यान देना होगा कि हम अपनी बात को आधुनिकतम ढंग से, आधुनिकतम ज्ञान को खास तरीके से हम अपने विद्यार्थियों तक पहुंचाएं, ये हमारे लिए अनिवार्य होगा। इसके लिए हमको जो शिक्षण विधियां हैं, उन शिक्षण विधियों के संदर्भ में कुछ ऐसी बात करनी पड़ेगी कि परंपरागत शिक्षण विधियों के स्थान पर या उनके साथ साथ हम सूचना तकनीकी की नई विधाओं का भी उपयोग कर सकें। इसका एक लाभ यह भी होगा कि ये जो सूचनाएं हैं, ये इनका संग्रह अगर ढंग से हो जाएगा तो विद्यार्थी इसका जब चाहे तब उपयोग कर सकेगा। अब क्लासरूम की बाध्यता नहीं रहेगी कि 10 बजे से क्लास प्रारंभ हो रहा है, 10:40 में ख़त्म हो गया, विद्यार्थी नहीं आ पाया तो उसने क्लास मिस कर दिया। हम अगर स्टोरिंग की समस्या का ये जो व्यवस्था हो रही है, अगर इस तरीके से बात करें तो इस ज्ञान को अधिक लोग अधिक समय तक समस्त स्थानों पर प्राप्त कर पाएंगे। इस विधा का उपयोग करना होगा हमको फेस टू फेस क्लासरूम लर्निंग के साथ। तीसरी बात इवैल्यूएशन की है, मूल्यांकन। विद्यार्थी ने उच्च शिक्षा में जो ज्ञान ग्रहण किया है उसका मूल्यांकन होना है। मूल्यांकन करने के हमारे पास अपने तरीके हैं। अब जरा सी मैंने इस पर ध्यान दिया है, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि हमारी जो परंपरागत मूल्यांकन की विधि है, जो अभी तक बहुत जगह 70-80% अभी वही है कि इस प्रश्न पत्र में 10 प्रश्न हैं, किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर लिखिए। मैं एक इमेजिनरी सिचुएशन बना रहा हूँ कि यदि किसी एक विद्यार्थी के उस प्रश्न पत्र में उसने कुछ नहीं लिखा तो उसको इवैल्यूएटर 0 मार्क देगा, 0 अंक देगा। इस 0 अंक का जो अर्थ लगाया जाएगा बाहर समाज में वो क्या, कि यह विद्यार्थी इस प्रश्न पत्र में कुछ नहीं जानता। जबकि जो हमने पता लगाया वो केवल ये था कि यह विद्यार्थी इस प्रश्न पत्र के इन 10 प्रश्नों के उत्तर नहीं जानता है। वो क्या जानता है हमें नहीं मालूम, वो क्या नहीं जानता है ये हमने मालूम कर लिया। वी हैव मेड इट नोन दैट ही डज नॉट नो द आंसर्स ऑफ दीज 10 क्वेश्चंस। उसने इन 10 प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए, इसलिए वो इनके उत्तर नहीं जानता। वो कुछ जानता तो होगा। इसको जानने के लिए हमने कोई व्यवस्था नहीं की। मैंने एक सेमिनार में एक बार कहा था कि अगर हम इसके स्थान पर यह कर दें कि कोई 5 प्रश्न बनाइए और उनके उत्तर लिखिए और आपका मूल्यांकन प्रश्नों की क्वालिटी और उत्तरों के करेक्टनेस के आधार पर दिया जाएगा, तो वहाँ उन लोगों ने कहा कि ऐसा करने से तो वो जिन 5 को पढ़ेगा उन्हीं को लिख देगा। तो मैंने कहा अभी भी वो क्या करता है, अभी भी तो ऐसा ही करता है, जिसको याद करके लाता है, अगर वो आ गया तो उसको लिख देता है।
और इससे एक फ़ायदा हमको ये होगा, प्रश्न पत्र बनाने का झंझट खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें एक समस्या ये है कि एग्जामिनेशन की अपनी एक इकोनॉमिक्स भी है, मैं उसको कहता हूँ परीक्षा का अर्थशास्त्र है। हम जो व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, हम इस प्रकार की बातों को अभी नहीं स्वीकार कर रहे हैं। केवल दूरस्थ शिक्षा में असाइनमेंट जो सत्रीय कार्य हैं उनको हमने अपने यहाँ 40% वेटेज दिया है, जिसको अमेरिका में वो ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम कह रहे हैं। उसके आधार पर भी हमको शिक्षा में बात करनी होगी। मूल्यांकन आप अगर ध्यान से देखें कि विश्वविद्यालयों द्वारा, उच्च शिक्षा संस्थाओं द्वारा जो मूल्यांकन किया जा रहा है, समाज उसको एज सच स्वीकार नहीं कर रहा है। कोई भी एजेंसी उसको स्वीकार नहीं कर रही है, कुछ 2-1 डिपार्टमेंट्स को छोड़ के। बाकी सब अपनी प्रवेश परीक्षाएं करा रही हैं, बाकी सब अपनी प्रतियोगिता आयोजित करते हैं। तो ये जो अंक हम प्रदान कर रहे हैं, यदि इनका बाहर कोई मतलब ही नहीं है तो इस मूल्यांकन के बारे में हमको विशेष रूप से विचार करना होगा। एक अंतिम बात शोध कार्य के संदर्भ में, शोध कार्य कैसा हो इस पर विवाद होता रहा है। यहाँ पर मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जो पाश्चात्य जगत है, स्पेशली जो वाइट पीपल ऑफ द प्लैनेट अर्थ हैं, उन्होंने वाइट मैंस बर्डन करके हमको ये बताने की कोशिश की कि आपको नया ज्ञान उत्पन्न करने की ज़रूरत नहीं है, नया ज्ञान हम उत्पन्न करेंगे, हम ज्ञान को उत्पन्न करके आपको दे देंगे। कुछ इशारा ऐसा था कि हमारे अलावा, उन लोगों ने अपने लिए बात की थी कि हम लोगों के अलावा दुनिया के जो अन्य देशों के नागरिक हैं वो इस योग्य नहीं है कि नए ज्ञान को उत्पन्न कर सकें। इसलिए वाइट मैंस बर्डन के रूप में उन्होंने उस ज्ञान को के बारे में कहा कि हम ज्ञान को उत्पन्न करेंगे, तुमको हम इसको फ्री में देंगे, तुम इसका उपयोग करना। यही टेक्नोलॉजी के रेफरेंस में हुआ। तो यहाँ पर एक विचारणीय बिंदु होगा कि क्या हम नया ज्ञान उत्पन्न करने योग्य नहीं थे या नहीं हैं, क्या हम नई तकनीकों को विकसित करने योग्य नहीं थे या नहीं हैं। इन दोनों प्रश्नों के बारे में विचार करके ये देखना होगा कि आज विश्व में जो हमारी साख बनी हुई है वो इसीलिए बनी है कि हम इस योग्य हैं कि हम नया ज्ञान और नई तकनीक उत्पन्न कर सकते हैं, नई तकनीकें विकसित कर सकते हैं। इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता हमको होगी कि जो शोध परंपरागत शोध कार्य हैं, उन शोध कार्यों के संदर्भ में कुछ ऐसा विचार करना पड़ेगा कि मौलिक और सृजनात्मक जो शोध कार्य हैं, जो समाज के लिए उपयोगी हैं, जो समाज में रहने वाले व्यक्तियों के लिए उपयोगी हैं, वो जो विश्व में जो हमारे साथ अन्य जो हमारे बिरादर हैं, मैं प्लांट्स को और एनिमल्स को अपनी बिरादरी में मानता हूँ, क्योंकि उनके ऊपर हमारा अस्तित्व निर्भर करता है, उनका अस्तित्व हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है। इस ओर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, इस ओर शोध कार्य किए जाने की आवश्यकता है। पारस्परिक सौहार्द कैसे बढ़े, इस पर शोध कार्य किए जाने की आवश्यकता है। आवश्यकता इस बात की है कि सिगमंड फ्रॉयड ने जो काम किया था कि व्यक्ति चिंता में, तनाव में क्यों ग्रस्त होते हैं, वो ठीक बात थी, उन्होंने काम किया, बहुत अच्छा काम हुआ। लेकिन अब हमको यह भी काम करना होगा कि जो व्यक्ति प्रसन्न रहते हैं, जो व्यक्ति सुखी रहते हैं, जो अपने को सफल मानते हैं, जो बड़े काम करते हैं, उन पर भी कुछ शोध कार्य हो। तो हैप्पीनेस पर शोध कार्य किए जाने की संभावनाएं हैं। जो सफल लोग हुए हैं, प्रयास किए जा रहे हैं, नोबेल लॉरेट्स पर भी काम हो रहा है। कुछ ऐसे काम भी हों कि जो लोग सफल हुए हैं वो किन कारणों से हुए हैं, लोग दुखी किन कारणों से हैं, इन पर बहुत शोध कार्य हो चुके हैं। सफल व्यक्तियों पर, सुखी व्यक्तियों पर भी शोध कार्य करने की आवश्यकता है। एक इसी संदर्भ में यह भी काम करने की आवश्यकता है कि ये जो ऑब्जेक्टिविटी है, कुछ ऐसा हो गया है कि जंगल के बारे में शोध कार्य हो रहा है और पेड़ और जंतु, जीव जंतु वो गौण हो गए हैं। ये आवश्यक इसलिए है यह इस प्रकार का शोध कार्य कि इस शोध कार्य को करने से ये जो उच्च स्तर के शिक्षा के विद्यार्थी हैं, ये अपने को जीवन से, जीवन में रहने वाले लोगों से, अपने चारों ओर के चर और अचर प्राणी जो जगत है उससे अपने को संबंधित महसूस कर सकेंगे। अब समय आ गया है कि हम कुछ इस प्रकार का विचार करना प्रारंभ करें कि हम इस समग्र में, इस पूरे संसार में, इस पूरे विश्व में हम एक दूसरे से जुड़े हुए लोगों के रूप में हैं। हम पूरा इंटरकनेक्टेड वेब है, पूरी इंटरकनेक्टिविटी है। हम अपने मानव समुदाय के साथ, अन्य मानव समुदायों के साथ, अन्य प्राणियों के साथ, जीव जंतुओं के साथ, वनस्पतियों के साथ जुड़े हुए हैं। इस परिप्रेक्ष्य को इतना लंबा विस्तार देना होगा जिससे भविष्य के जो शोध कार्य हैं उनकी दिशाएं
तय की जा सके। अभी तक के जो परंपरागत शोध कार्य हैं, जो स्पेशली जो क्वांटिटेटिव रिसर्चेज हुई हैं, उसकी जगह में क्वालिटेटिव रिसर्चेज की ओर को भी हमको बढ़ना पड़ेगा। इस ओर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है कि जो तथ्यात्मक चीज़ें हैं, जो ऑब्जेक्टिव तरीके से मापी जा सकने वाली चीज़ें हैं, वो अनिवार्य हैं, महत्वपूर्ण हैं, आवश्यक हैं। लेकिन मेरा परसेप्शन भी महत्वपूर्ण है, मेरे विचार भी महत्वपूर्ण हैं। इसी तरीके से इस समाज में रहने वाले लोगों के विचार, उनका चिंतन करने का तरीका, ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये काम पूरा होगा तब जब हम विभिन्न प्रकार से गतिविधियां करके कुछ ऐसे शोध कार्यों को विकसित करने का प्रयास करेंगे जिनके माध्यम से हम व्यक्ति और उनके विचारों को समझ सकें, उनके आधार पर निर्णय ले सकें। यह कार्य केवल मात्रात्मक शोध से नहीं होगा, बल्कि इसके लिए गुणात्मक शोध की आवश्यकता होगी, इसके लिए क्वालिटेटिव रिसर्च की आवश्यकता होगी। इसी संदर्भ में एक ऑब्जेक्टिविटी के रेफरेंस में जो बात आती है वो ये आई कि ऑब्जेक्टिविटी के चलते एक बात ये बनी कि हमने अपने को निरपेक्ष जैसा सेकुलर एजुकेशन के नाम पर जो बातचीत हुई थी, उसमें कुछ ऐसा रहा कि व्यक्ति के इच्छाएं, उसकी आकांक्षाएं खो गईं। मैं विश्वविद्यालयों के संदर्भ में जो बात करना चाहता हूँ ये है कि अब विश्वविद्यालयों से, आज से 100 वर्ष पूर्व ऐसा नहीं था, अब विश्वविद्यालय से स्थानीय लोगों की अपेक्षाएं हैं और आकांक्षाएं हैं, राष्ट्रीय उद्देश्य हैं और अंतर्राष्ट्रीय दायित्व हैं। यानी कि विश्वविद्यालयों को 3 प्रकार के काम एक ही साथ करने हैं। उनको स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को पूरा करना है, उनको राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति करना